हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में आप सभी का इस चैनल फिजिक्स विद आर स्पाइल में सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा पिछले वीडियो के अंदर अपने कुछ सीरियस बातें की हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस चैनल पर मेरा आने का मकसद केवल इतना है कि मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊं, न कि जैसे मान लो फिल्मों में होता है उस प्रकार से आपको इंटरटेन करूं। वो क्वेश्चन अपन करें जो परीक्षा में आते हैं या उनके बारे में अपन डिस्कस करें, आ सकते हैं, भविष्य में आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो देखो नोट्स अपने यूनिट्स के अंदर या मात्रकों के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। उसके बाद में अपन ने सदिश और अदिश राशियाँ कर ली हैं। सदिश यानी वेक्टर, वेक्टर के लिए मैंने बताया था इनमें दिशा होती है। ठीक है ना। चलिए फिर बाद में एक क्वेश्चन आप बताओगे। मैं देखता हूं कि आपने कितने का याद कर रखा है। आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं। चलो ये बताओ पहले तो, वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं। तो सोच लिया होगा मेरे हिसाब से। तो आपका देखो आंसर होना चाहिए बार, आंसर होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब को बार में मापते हैं। ये अगला इसका उल्टा क्वेश्चन आया हुआ है, बार किसका मात्रक है। तो आप ये लिखोगे बार है वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। बार से फिर एक नाम और याद करो, बार से एक नाम और याद होता है, वो होता है बैरोमीटर। क्या नाम होता है? बैरोमीटर। तो आप याद कर सकते हो, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए काम में लेते हैं बार, काम में लेते हैं। और बार से क्या बना? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में आप क्या सीखोगे कि बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय उपकरण है, ये क्या है? उपकरण है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। मेरे हिसाब से कंफर्म याद हो गया। फिर देखो एक नाम आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर, मीटर यानी मापने वाला ही है, लेकिन इसके द्वारा गैसों का दाब मापते हैं। क्या बताया मैंने? गैसों का दाब मापते हैं। याद हो गया मेरे साथ? 2-3 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, और दोबारा रिपीट करेंगे यहीं पे। फिर बाद में मैंने ये बताया था सामान्य दाब कितना होता है, सामान्य दाब या सामान्य वायुमंडलीय दाब, और उसको लिखा था 1 atm। क्या लिखा था? 1 atm। 1 atm है वो लगभग एक बार के बराबर होता है। लगभग क्या होता है? एक बार के बराबर होता है। और इसी को फिर मैंने ये भी लिखा था, याद हो तो, 760 mm Hg स्तंभ, Hg स्तंभ। तो देखो यहाँ पर आपने 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं कि वायुमंडलीय दाब का मापन की जो यूनिट है, इकाई है, वो बार है। फिर बाद में वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, ये याद कर लिया। फिर बाद में मैंने बताया कि सामान्य दाब आता है तो भी आप 1 atm करते हो। 1 atm जो बराबर होता है वो 760 mm के बराबर होता है। और फिर मैं ये बता रहा हूँ कि 1 atm और 1 बार लगभग बराबर होते हैं। लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद हो गया मेरे हिसाब से। फिर बाद में एक क्वेश्चन ये बढ़िया से याद करो है कि आप क्या आ जाए कि मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के द्वारा यूं आ जाता है कि किसका दाब मापते हैं? द्रव का, गैस का, इस प्रकार से आता है। तो आप क्या करोगे कि गैसों का दाब मापने के लिए हम मैनोमीटर काम में लेते हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखो नया टॉपिक अपना आगे बढ़ाते हैं, और आज बात करता हूं मैं, पहले बात करूंगा दूरी। दूरी यानी डिस्टेंस। मेरे हिसाब से दूरी का थोड़ा बहुत सबको मालूम है। आप जब गति करते हुए जितना पथ चलते हो, चले गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो शॉर्ट में आपने क्या लिखा? पथ की लंबाई। पथ की लंबाई होती है। बात याद होगी सबके। इसके बाद में एक नाम आता है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का अर्थ ये होता है। तो आप इसको देखो ऐसे समझो, विस्थापन की डेफिनेशन ये है, किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। एक और सरल सी डेफिनेशन है, जैसे मान लो मैं यहाँ से चला और मैं यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सपोज करो 10 मीटर है, और ये दूरी कितनी है? 15 मीटर है। तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? पथ कौन सा होगा? ये पथ प्लस ये पथ। तो दूरी पूछे तो आप लिखोगे 10 + 15 = 10 + 15 = क्या लिखोगे? 25 मीटर लिखोगे। लेकिन जब विस्थापन की जब बात आ जाती है, विस्थापन,
विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की ये जो सीधी दूरी होती है ना वो होता है, या फिर न्यूनतम दूरी होती है वो होता है। ठीक है, तो इसका एक अपन करेंगे। तो आपने पहले डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन आपने ये सीखी है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। याद हो गया। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी निश्चित दिशा में, क्या बताया मैंने, निश्चित दिशा में स्थिति में, दिशा शब्द आ गया है। दिशा शब्द आते ही आप क्या बोलोगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का कहीं वर्ड नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक अदिश राशि है। तो पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन को, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बात याद होगी सबके। फिर ये बात अपन पहले याद कर चुके हैं कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन है वो आपकी क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी याद होगा सबके। ये पहले रटवा दिया था कि दूरी आप अदिश करोगे और विस्थापन एक क्या करोगे, सदिश राशि करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर बाद में जो दूरी होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन है आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। दूरी आपकी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, विस्थापन आपका क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। क्या बात याद होगी। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं। मेरे हिसाब से आपने डेफिनेशन एकदम याद कर ली, और डेफिनेशन आपने ये याद की है कि दूरी है वो पथ की लंबाई है, और विस्थापन क्या है। एक डेफिनेशन तो ये थी कि किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। दूसरी एक बढ़िया डेफिनेशन ये भी थी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो सीधी दूरी होती है, सीधी बोलो या फिर न्यूनतम दूरी होती है, उसी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए याद हो गया। फिर बाद में ये बात पर याद कर ली थी कि ये एक अदिश राशि है और ये क्या है कि आपकी ये एक सदिश राशि है। ये मैंने बताई अदिश राशि बताई है, ये भी याद हो गई होगी। फिर बाद में मैंने आगे ये बताया कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कन्फर्म याद हो गया मेरे हिसाब से। हम अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा, जैसे ये लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ से कोई व्यक्ति चला। एग्जाम में यूं भी आ सकता है कि वो उत्तर में गया फिर दक्षिण में गया, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो यूं चला, ओ से चला फिर ए पर गया, फिर वो यहाँ आ गया, चलो यहीं तक कर लेता हूँ। लास्ट में वो बी पर पहुँच गया। यहाँ पे डिस्टेंस उसने ट्रेवल की जैसे मान लो 8 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल की 6 मीटर। क्वेश्चन दो प्रकार के हो सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो। कोई व्यक्ति यहाँ से चला, यूँ गया फिर यूँ आ गया फिर यूँ आ गया, ओ से ए पर और फिर बी पर और फिर लास्ट में कहाँ आया वो, ये आया वो सी पर आ गया। यहाँ उसने 10 मीटर दूरी तय की, यहाँ उसने 5 मीटर और यहाँ उसने 10 मीटर। दोनों के लिए सेम क्वेश्चन होगा आपका। क्या होगा कि दूरी ज्ञात करो, कि इस कण ने कितनी दूरी तय की है वो ज्ञात करो। ठीक है, तो एक तो आपसे दूरी पूछेगा, दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है वो कि विस्थापन बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। दूसरा आपको क्या पूछेगा कि विस्थापन बताओ। ठीक बात समझ आ गई सबके। तो आओ देखो मैं दोनों बात यहाँ पे करता हूँ। इस डायग्राम के अंदर अगर दूरी बतानी हो आपको तो मैंने क्या बताया, दूरी क्या, पथ की लंबाई है। पथ कौन सा है, ओ से ए यानी ओ ए प्लस ए से बी, ये तो पथ है। और ये आपका कितना हो जाएगा, ओ ए कितना है 8 है और ये कितना 6, बराबर आपका आंसर हो जाएगा 14 मीटर। याद हो गया। आपसे पूछा जाए कि विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैंने बताया था डायरेक्ट दूरी, सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी। तो सीधी कौन सी हो जाएगी, ओ से बी यानी ओ बी लिखेंगे। और ओ बी को मैं क्या लिख, ओ बी क्या है,
क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण है, और कर्ण कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद हो तो, कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट, करते हैं ना ऐसे कुछ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो इसका आधार, इनमें से कोई एक भुजा आधार ले लो, 8 1 6 हो जाएगी, तो ये लिखा 8 स्क्वायर और ये लिखा 6 स्क्वायर, कितना आ गया आपका 8 8 64 और ये 36 रूट 100 आ गया, और ये आ गया आपका 10 मीटर आ गया। क्या बात क्लियर हो गया नहीं सबके? क्लियर नहीं हुई तो एक बार दोबारा कोशिश करूंगा, एक एग्जांपल और मैं बाद में देखना। इसके बाद में यहाँ हो, इसकी जब मैं बात करता हूँ, आपसे पूछे इसमें दूरी कितनी तय की उसने, पार्टिकल ने, आप कहेगा कि कोई आदमी यहाँ से यहाँ चलता है, यूँ चलता है, तो उसका वेग क्या है, उसकी वो तो बाद में करेंगे, उसके द्वारा तय की दूरी क्या है, उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना, वो फाइंड आउट करो। तो दूरी की जब बात करेंगे तो ओ से सी तक, ओ से सी तक कैसे पहुंचा वो, ओ ए बी और बी सी। ओ ए आपका 10 है, यह आपका 5 है, यह 10 है, तो कितना बन गया आपका 25, साथ में यूनिट लगा देता हूं मीटर। अगर आपसे पूछे विस्थापन कितना है, विस्थापन, तो विस्थापन आप सीधी वो दोबारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये ओसी तो है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इसके बराबर तो होगी, आयत बन रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। आंसर क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। इस प्रकार से आप एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए दूरी और विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन होता है। एक बार गति करने के बाद में दोबारा सुन लो भाई 1 मिनट के लिए, गति प्रारंभ हो गई, गति प्रारंभ होने के बाद में दूरी कभी कम नहीं होती, या तो नियत रहेगी या बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन विस्थापन आपका है वो मैंने बताया शून्य भी हो सकता है और माइनस में भी जा सकता है, शून्य भी हो सकता है और माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। अगली चलो बात करते हैं, फिर एक बीच में बात छोटी सी रह गई, दूरी और विस्थापन एक प्रकार की लंबाइयां हैं, और लंबाइयों को मापने के लिए मीटर काम में लेते हैं एसआई के अंदर, किसमें, मीटर काम में लेते हैं। अब आ जाओ चाल, चाल तो देखो डेफिनेशन की बात हो तो इकाई समय में तय की गई दूरी, कितने समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी, या एकांक समय में, कौन से समय में, एकांक समय में तय दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो देखो चाल का सूत्र क्या बन जाएगा आपका, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय हो जाएगा। चलो ये याद है, ये सबके याद है मुझे पता है। अगर ये याद है तो आप बताओ चाल, दूरी को देखते ही आप बताओगे चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दूरी भी अदिश है। फिर आपसे पूछे इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बोलो, एसआई मात्रक पूछे तो दूरी का मात्रक मीटर, अपॉन की जगह अपॉन, और समय का मात्रक सेकंड, याद हो गया ना। अच्छा, इसी को अपन बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, और लिखने का दूसरा तरीका हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1, मीटर सेकंड की पावर -1। फिर बाद में दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो चाल भी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। तो ये एक धनात्मक राशि है, कैसी राशि है, धनात्मक राशि है, पॉजिटिव राशि है, ये भी याद हो गया सबके। फिर बाद में एक बड़ी ऐसी बात आती है, वो आप यहीं सीखोगे, आगे नहीं बताऊंगा। एक आपने मोटरसाइकिल के अंदर जब चलाते हो तब देखते होंगे ओडोमीटर, ओडीओ लिखा हुआ आता है, ओडीओ, इसका पूरा नाम है ओडोमीटर, ओडोमीटर। फिर आपके एक नाम सुना होगा आपने स्पीडोमीटर, ये दो नाम सुने होंगे आपने, ये तो देखा होगा मोटरसाइकिल के अंदर लिखा हुआ। फिर 2 क्वेश्चन बनते हैं यहीं पे, इसको हटा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ओडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर क्या करता है, ठीक है ना। तो ओडोमीटर है वो तय की गई दूरी मापता है, तय की गई दूरी मापता है। तो आपने मोटरसाइकिल के अंदर देखा भी होगा कि लिखा हुआ आता है कि आपकी मोटरसाइकिल इतने किलोमीटर चली है, या फिर इस ट्रिप के अंदर 10 किलोमीटर चले हो, 15 किलोमीटर चले हो। तो ये ओडोमीटर है, ये वाहन के द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है, तय की गई दूरी का मापन करता है। मेरे हिसाब से एकदम याद हो गया आपके। स्पीडोमीटर नाम लिखा हुआ है,
ये क्या मापता है? स्पीड मापता है। क्या मापता है? चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो ये चाल मापता है, गति मापता है, गति मापता है। यूँ आता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, तो कई बार 60 की स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है, उसका पूरा नहीं बोलते अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। 60 का मतलब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 80 की स्पीड का मतलब है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो गाड़ियों के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं बना है, फिलहाल तक क्वेश्चन इतना ही बना है। बहुत ही नॉर्मल बात होगी कि स्पीडोमीटर के द्वारा स्पीड मापी जाती है। आप जब पढ़ते हो तो स्पीड आपकी कई प्रकार की होती है। एक नाम आता है कि औसत चाल, एक नाम आता है तात्क्षणिक चाल। औसत यानी एवरेज स्पीड, तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो स्पीडोमीटर क्या करता है? औसत चाल को नहीं दर्शाता है, यानी अरे भाई पहले जो चाल चली उसको नहीं दर्शाता है। तो इसकी जगह आप पूरा नाम याद करो। ये नाम एकदम सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो आप लिखोगे ये क्या मापता है? तात्क्षणिक चाल को मापता है। इंग्लिश में अगर आपने याद किया हो तो क्या मापता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को मापता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके याद हो गए सारे। चलो याद हो गए तो आगे बढ़ता हूँ। और अगला जो पॉइंट आपका ये है वेग। क्या बताया मैंने? वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए बात जब करते हैं तो पहले तो बात आती है डेफिनेशन की। तो देखो एक सेकंड, चाल की डेफिनेशन है वही यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो। चाल में लिखा था कि इकाई समय में तय की गई दूरी, तो यहाँ पर आप इतना लिख सकते हो कि एकांक समय में, या फिर इकाई समय में, या फिर यूनिट टाइम में, समय में तय विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन इसका एक डेफिनेशन और बनती है, ठीक बात ना। तो देखो किसी निश्चित दिशा में, विस्थापन की डेफिनेशन में वही दोबारा लिख रहा हूं, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर को, स्थिति में परिवर्तन को, देखो एक सेकंड थोड़ा सा गौर करना। अगर मैं केवल इतना लिखता हूं, निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, लेकिन जब मैं यहां पर लिख देता हूं दर, यहां क्या लिख देता हूं? मैंने दर लिख दिया। किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दर का मतलब रेट को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपकी डेफिनेशन एकदम याद हो चुकी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब इसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बराबर होता है, जैसे इसमें लिखा ना, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अरे भाई सेकंड वाला डेफिनेशन दोबारा बताओ एक बार के लिए। मैंने आपको यह बताया है कि किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो आप लिखोगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यूं आ जाए कि किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? वेग कहते हैं। वेग बराबर आपका क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। चलो ये हो गया। अब आ गया हूं, विस्थापन आपकी एक सदिश राशि है, तो वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी याद हो गया। तीसरी बात आप बताओगे इसका एसआई मात्रक, बोलो एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, अपॉन की जगह अपॉन, समय का एसआई मात्रक सेकंड, तो बोलने का तरीका होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। चलो ये भी कर लिया आपने, मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद हो गया अभी। इसके बाद में देखो और क्या पूछ सकता है? हाँ, एक ही आता है कि चाल तो हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन वेग आपका धनात्मक हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऋणात्मक हो सकता है, और आपका शून्य हो सकता है, ठीक है ना। कि वेग आपका हमेशा वो होना आवश्यक नहीं है कि जैसे मान लो हमेशा धनात्मक हो या हमेशा बढ़ता रहे, ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर बाद में कोई और थोड़ा ज़्यादा सीखना चाहे तो ये दो सूत्र को ज़्यादा सीखने वालों के लिए हैं। चाल को ऐसे भी शो कर देते हैं, चाल v बराबर होता है dr/dt। जब एक ही दिशा, x दिशा की बात आती है तो इसकी जगह लिखा हुआ सकता है dx/dt।
dt या फिर ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, ये कुछ भी लिखा हो सकता है, इन दोनों में से एक काम लिखा आएगा। जब बात आती है वेग की, तो वेग यानी v, सूत्र यही है dr अपॉन dt, dr अपॉन dt, सेम ये फॉर्मूला है, लेकिन इसमें वेक्टर चिन्ह लगा देते हैं। ये वेक्टर का साइन होता है। वेक्टर साइन केवल उन्हीं पे लगाया जाता है जो कि सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने दो बातें कर ली हैं और उम्मीद करता हूं आपके ठीक ठीक समझ में आई होंगी। देखो ये मैं जो शुरू कर रहा हूं, इसमें आपने देखा होगा कि हमेशा सीरियस बातें ही चल रही होती हैं। भाई सीरियस का तो मतलब ये है कि भाई कैमरे पे है ना, कैमरे पे पढ़ाने में वो क्लास वाला सा इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सीरियस बातें ही चलती हैं। दूसरी बात मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई 15-20 मिनट आते हैं तो कोई काम की बात करके जाएं, जिससे हो सकता है कि जैसे मान लो 10-20 लोग देख रहे हों तो उनके कहीं कोई फ़ायदा हो जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू, धन्यवाद।